बिल्कुल जी, 10th के बाद में बच्चे किस तरह के सब्जेक्ट लें और 12th के बाद में क्या करें? कि 10th के बाद स्टूडेंट्स जो हैं आजकल सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रही है। तो 10th के बाद जो भी बच्चा अगर आईटीआई कर लेता है 2 वर्ष की, तो वो 12th के समकक्ष माना जाता है, 12th नॉन मेडिकल के। और मुझे लगता है कि 12th नॉन मेडिकल अगर जो बच्चा है, उसके लिए आगे करियर के अनेक ऑप्शंस खुले रहते हैं। मेधावी छात्रों को आपके संस्था द्वारा की स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो वो स्कॉलरशिप है क्या? ग्रुप के लगभग अब अगले वर्ष 20 वर्ष स्थापना के पूर्ण होने वाले हैं। हर कोर्स में हम निःशुल्क पढ़ाएं और मेधावी बच्चों को उसका लाभ दें ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। 0 ट्यूशन फीस पे हम उन्हें पढ़ाएंगे और ये हमारा देश हित में और समाज हित में एक छोटा सा प्रयास है। नमस्कार, मैं आनंद बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एपी पॉडकास्ट शो में। और आज बार की ऐसी शख्सियत जो छोटी सी उम्र में सूरतगढ़ शहर के बिजनेस आइकॉन बन गए हैं, जिन्होंने बिजनेस के साथ साथ सोशल कार्यों में भी अपनी खास पहचान बनाई है, जिनकी संस्था द्वारा मेधावी छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन और महाराजा अग्रसेन ग्रुप के एमडी विपुल गुप्ता जी। विपुल गुप्ता जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे एपी पॉडकास्ट शो में आज आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि आपके दर्शकों से मैं कुछ बातें कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका महाराजा अग्रसेन ग्रुप है, उसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? सर, महाराजा अग्रसेन ग्रुप की स्थापना सन 2006-7 के आसपास मेरे पिताजी और उनके मित्र अनिल जी धानुका द्वारा की गई। यह जो ग्रुप है महाराजा अग्रसेन जी की पूरे जीवन काल से प्रेरित होकर और अपने क्षेत्र में शिक्षा की एक उच्च शिक्षा की कमी को पहचानते हुए इस ग्रुप की शुरुआत की गई, क्योंकि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे शहर में तब तक उपलब्ध नहीं थे। तो ये एक छोटे से कैंपस से, एक छोटे से किराए के भवन से शुरू किया गया और प्रयास किया गया कि सूरतगढ़ क्षेत्र के बच्चों को, सूरतगढ़ क्षेत्र के जो भी बच्चे ऐसे हैं जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहें, प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहें और अच्छे स्तर पे जाकर अपने करियर को कहीं पहुंचाना चाहें, तो ये प्रयास किया गया और इस ग्रुप की नींव रखी गई 2007। तो एक आपके द्वारा भी घोषणा भी की गई थी कि भी मेधावी छात्रों को आपके संस्था द्वारा की स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो वो स्कॉलरशिप है क्या और किन छात्रों को दी जा रही है? उस पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप के लगभग अब अगले वर्ष 20 वर्ष स्थापना के पूर्ण होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संस्था ने, मैनेजमेंट ने तय किया, क्यों ना हमारे क्षेत्र में एक ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे जो मेधावी बच्चे हैं उनको, हम प्रयास कर रहे हैं जितने भी कोर्सेज हम संचालित कर रहे हैं, 10-12 कोर्सेज हम संचालित कर रहे हैं, उन कोर्सेज में 5-5 सीट हर कोर्स में हम निःशुल्क पढ़ाएं और मेधावी बच्चों को उसका लाभ दें ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। 10th और 12th क्लास के बाद जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर रहेंगे और जो अप्लाई करेंगे हमारे यहाँ, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी मेरिट बनाएंगे और 5-5 बच्चे हर कोर्स में हमारी संस्था बिल्कुल 0 ट्यूशन फीस पे हम उन्हें पढ़ाएंगे और ये हमारा देश हित में और समाज हित में एक छोटा सा प्रयास है। आपके द्वारा जो दी जा रही है स्कॉलरशिप, जैसे मान के रहो कि तो वो अदर संस्था भी इसी तरह के कोर्स करवा रही है, मतलब उनको छूट दे रही है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या टॉपर होते हैं उनको दी जाती है, तो आपकी संस्था और उनकी संस्था में अलग कैसे होगी वो? मुझे नहीं लगता कि 100% ट्यूशन फीस कोई संस्था प्रोफेशनल कोर्सेज में छूट दे रही है, जो हमारे क्षेत्र में खासकर। हो सकता है कि बीकानेर संभाग के बाहर या दूसरी संस्थाएं कर रही हों, तो बहुत अच्छा है, उस क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल रहा है, हमें अच्छा लगेगा कि और भी संस्थाएं हमसे प्रेरित होकर ये योजना शुरू करें। तो मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम को देखें और इस हमारी छोटी सी पहल से कुछ सीखें और ऐसी हर संस्था ये योजना शुरू करे जिससे मेधावी बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा मिल सके। तो आपकी संस्था द्वारा क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है? सब देखिए, सूरतगढ़ शहर में अगर बात करें तो आईटीआई कोर्सेज हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। एनसीवीटी भारत सरकार की एक संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग।
उसके अंतर्गत हम आईटीआई कोर्सेज हम संचालित कर रहे हैं सन 2007 से। आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे बच्चा स्वरोजगार की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स भी खूब हैं इन कोर्सेज में। उसके बाद हम सूरतगढ़ में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो सूरतगढ़ का एकमात्र संस्थान है जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स हम जो कंडक्ट कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी में, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे ही बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है और पूरी टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ग्रुप के अंदर अन्य कोर्सेज जैसे बीएड और डी फार्मेसी, पीएससी नर्सिंग जैसे अनेक कोर्सेज भी संचालित किए जाते हैं। एक आपका एक क्वेश्चन, निजी क्वेश्चन, कि भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने क्या कुछ किया हुआ है जो आप एजुकेशन लाइन में काफी कुछ कर रहे हो? जी सर। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा सर कि दरअसल क्या है कि 12th मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड भी बिजनेस का ही था। परिवार में सब बिजनेसमैन ही थे, तो मेरी रुचि भी बिजनेस की तरफ ही थी। तो 12th मेरा कॉमर्स से रहा। उसके बाद मैंने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में मेरा अंडर ग्रेजुएशन रहा। बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मैंने किया पूना सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे एक्सपोजर हमें खूब मिला एडवर्टीजमेंट को और मार्केटिंग को लेकर के। उस कॉलेज में जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग भी पढ़ाया जाता था और खूब सारा आर्ट लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था, जिससे मेरा एक्सपोजर हर तरह की शिक्षा से हुआ वहाँ पे, लॉ से। और उस कैंपस के अंदर अनेक कोर्सेज संचालित किए जाते थे। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी का कैंपस था। डिजाइनिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और अनेक तरह के कोर्सेज वहाँ चला। अपने यहाँ इस एरिया में सुनने को नहीं मिलते इस तरह के कोर्सेज। जी, उस समय काफी रेयर था सर। उस समय मुझे लगता है कि सूरतगढ़ से पूना जाके और इस तरह का कोर्स करने वाला मैं पहला व्यक्ति था सूरतगढ़ से। क्या और मैं काफी मैं आपको खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे परिवार और मेरे शिक्षक इस तरह के मुझे सपोर्ट किया उन्होंने कि मैं ये कोर्स वहाँ जाके कर सका और मुझे इतनी एजुकेशन मिली कि मैं वहाँ प्रॉपर उन बच्चों से कंधा मिला के और अच्छे एकेडमिक स्कोर्स में अचीव कर सका और मैं कुछ सीख सका वहाँ पे। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में की, क्योंकि तब तक मेरे पिताजी ने इंस्टीट्यूट सेटअप कर दिए थे और मुझे लगा कि मैं वहाँ से प्रेरित होकर पूना से जो इंस्टीट्यूट्स मैंने वहाँ देखे, तो मुझे लगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स क्यों ना सूरतगढ़ में भी होने चाहिए। सूरतगढ़ शहर भी क्यों पीछे रहे शिक्षा के क्षेत्र में, और ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज सूरतगढ़ में भी होने चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर के मैंने इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में एमबीए किया और फिर मैं यहाँ सूरतगढ़ आके मैंने महाराजा अग्रसेन ग्रुप ज्वाइन किया सर। तो आपके द्वारा जो मास कम्युनिकेशन में किया गया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं लिया आपने क्या? नहीं सर, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। आज मैं जिस तरह आपसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उस कोर्स की देन है। और मास कम्युनिकेशन में हमें खूब सारा ऐसा एक्सपोजर मिला जो मुझे लगता है कि किसी अन्य कोर्स में मुझे नहीं मिलता। कई बार कहते हैं कि गलती से भी शायद सही जगह व्यक्ति पहुंच जाता है। और जब आप मैनेजमेंट ही करना चाह रहे थे तो वो नहीं, मैनेजमेंट नहीं सर, मेरा टारगेट तो बिजनेस का था, बिजनेस में वो बेटा ही था। और मेरा एक्सपोजर भी परिवार का वैसा ही था, वही मैंने देखा था। और लेकिन कई बार जीवन में कहीं और पहुंचना लिखा होता है। आपने पूना से एजुकेशन प्राप्त की और वहाँ भी जॉब भी किया, लाखों का पैकेज मिल रहा था, वो छोड़ के सूरतगढ़ आने का कारण क्या रहा आपका? पूना सर मैं गया, मेरा एजुकेशन के लिए मेरे परिवार ने मुझे सहयोग किया वहाँ जाके पढ़ने में। और वहाँ पे जो मैंने शिक्षा का स्तर देखा जो हमारे शहर क्षेत्र में मिसिंग था, मुझे लगा कि यहाँ अपने क्षेत्र में ऐसी शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही इंग्लिश मीडियम में, और खासकर प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स के साथ। और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स वहाँ, राष्ट्रीय स्तर के जो माने हुए प्रोफेसर्स वहाँ थे। कैंपस बहुत ही अत्याधुनिक थे वहाँ, बहुत एडवांस कैंपसेस थे। और तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कमी सूरतगढ़ में है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैंने मेरे पिताजी से और हमारी पूरी टीम से महाराजा अग्रसेन ग्रुप की चर्चा की, क्यों ना इस तरह के नए प्रोफेशनल कोर्सेज सूरतगढ़ में भी शुरू किए जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मन में आया कि ये कोर्सेज सूरतगढ़ के बच्चों को भी मिले और क्यों ना इस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। और एक वैक्यूम यहाँ सूरतगढ़ में था। तो अगर देखें
आर्थिक रूप से भी देखें तो संस्था का सपोर्ट करने के लिए कोर्सेज अच्छे थे। संस्था का भविष्य इससे अच्छा दिख रहा था, बच्चों का भविष्य इससे अच्छा दिख रहा था। तो इसलिए मैंने वापस यहाँ सूरतगढ़ आने का सोचा और इस तरह के कोर्सेज जो हैं सूरतगढ़ में लाने की हमने विचार रखे। आपके द्वारा संस्था द्वारा काफ़ी कोर्स करवाए जाते थे, बाकी संस्था भी हैं जो जुड़ी हुई यही कोर्स करवा रही है। जी। तो आपकी संस्था से ही विद्यार्थी क्यों जुड़े? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। हमारी संस्था से ही विद्यार्थी क्यों जुड़े, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो हमारे जितने भी कोर्सेज हम संचालित कर रहे हैं, वो सरकारी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हैं और पूर्णतः बच्चों के विकास के लिए को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ खूब की जाती हैं। कॉम्पिटिशन्स खूब किए जाते हैं, स्पोर्ट्स खूब किए जाते हैं। बच्चों के लिए एकेडमिक्स ही नहीं, मतलब उसका 360 डिग्री उसका जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट का, वो हम बड़ा ध्यान रखते हैं सर। और एकेडमिक्स पे तो विशेषकर हमारा ध्यान है, पूरी टीम जो है बहुत ही क्वालिफाइड टीम है प्रोफेसर्स की, और वो ये सुनिश्चित करते हैं सब बच्चे को जो भी वो उम्मीदें लेके आता है हमारे कॉलेज में, उसकी उम्मीदें पूरी हो। जैसे नॉर्मल कहते हैं कि प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी पूरा होना चाहिए। तो आपकी संस्था उनको प्रैक्टिकली पूरी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है? बिल्कुल, प्रैक्टिकल लैब्स हमारे यहाँ बहुत ही एकदम सुसज्जित लैब्स हैं। बहुत ही वास्ट हमारी लाइब्रेरी है, 10,000 से ज़्यादा बुक्स हैं लाइब्रेरी में, और कंप्यूटर लैब है, एकदम एडवांस इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ। पूरा कैंपस वाईफाई है सर, सीसीटीवी एनेबल्ड है। तो बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी के साथ-साथ उनको लेटेस्ट जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने जो एजुकेशन ग्रहण करी, मेरी प्रेरणा वहाँ से है। तो मैं उतना तो नहीं कर पाया हूँ सूरतगढ़ जैसे क्षेत्र में, लेकिन काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा वातावरण बच्चे को कॉलेज में दें। इस में जैसे आप चाहो तो वैसे आप फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाओगे? जी, बिल्कुल। टीचर और आपकी संस्था द्वारा कौन-कौन सी कोर्सेज़ या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कोर्सेज़ करवा रही हैं? जी सर। मैं बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे हमने बात की वो तो चल ही रहा है। फार्मेसी डिपार्टमेंट चल रहा है जिसमें हम बी फार्मेसी कोर्स कराते हैं। इसको करके बच्चा एक डिस्पेंसरी के लिए या मेडिकल स्टोर के लाइसेंस करने डी फार्मेसी, डी फार्मेसी भी होती है, बी फार्मेसी भी होती है शायद। करेक्ट, बी फार्मेसी। वो भी करवा रही है आपकी संस्था? नहीं, फिलहाल नहीं करा रहे हैं। फ्यूचर में पाइपलाइन में ये कोर्सेज़ हैं, लॉ के कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ, और मेडिकल से रिलेटेड कुछ और कोर्सेज़, ये फ्यूचर में पाइपलाइन में हमारे यहाँ है। लागू है, उनके भविष्य में बच्चों को बिल्कुल सूरतगढ़ में हम अवेलेबल कराएँगे। और एक जब भी बच्चे 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, तो उनको अपनी करियर के लिए किस तरह के कोर्स करने अनिवार्य होने चाहिए, करने चाहिए? वही क्या आपकी देखिए सर, नई शिक्षा नीति की अगर बात करें, तो उसमें बहुत फ्रीडम दी हुई है बच्चों को। 10th के बाद ही बच्चे को जो कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे अगर अपने कन्वेंशनली बात करें तो आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल या एग्रीकल्चर या कॉमर्स, ये लगभग 4-5 ही चॉइसेस दी जाती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को फ्रीडम दी हुई है कि वो हर कोर्स अपने पसंद का चूज कर सकता है। बायोलॉजी के साथ वो अकाउंट्स पढ़ सकता है, जी, मैथमेटिक्स के साथ वो आर्ट्स पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। तो जैसी बच्चे की रुचि है, वैसे कोर्स डिज़ाइन भविष्य में कर रही है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बहुत अच्छी पहल है ये, और भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि नई शिक्षा नीति में इतनी फ्रीडम दी जा रही है बच्चे को। अ, बच्चों को कोर्सेज़ किस तरह से चूज़ करने चाहिए, वो मुझे लगता है पहली बात तो उनकी खुद की रुचि सबसे बड़ी बात है। बच्चे की रुचि किस कोर्स में ज़्यादा है, उसका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है। अगर वो साइंस बैकग्राउंड में पसंद करता है, तो उसको डिसाइड करना चाहिए मेडिकल या नॉन मेडिकल। और मैक्सिमम बड़े कहते हैं कि यहाँ जो भी बच्चा 10वीं या 12वीं करता है तो उनके पास में बीए, बीकॉम, बीएससी बस लगभग बीच में से बीसीए भी आया था, बीबीए भी आया था, परंतु उनके आगे कोई भविष्य लगा नहीं गई थी। पर आजकल लगभग कॉलेजों से आउट हो चुका है। तो उनके बारे में आपका क्या राय है कि इस तरह के कोर्सेज आगे क्या हो सकता है हम यदि कर लें तो? जी, सर मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो है, कोर्स कोई अच्छा या बुरा नहीं है। बच्चे की लगन कितनी है उसमें, और वो किस स्तर तक उसको लेके जाना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर मैं ऐसा देखता हूँ, बच्चे जो हैं बीए करके, साधारण बीए करके भी वो सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो बीए करके बेरोजगार हैं। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि कौन-सा कोर्स आपको सक्सेसफुल बना सकता है। नहीं, जैसे नॉर्मल अभी जैसे हम पढ़ते थे उस टाइम 3 ही बीए, बीकॉम रखा था। मैंने पहली बार सुना था बीएफए,
BFA, बैचलर फाइन फाइन आर्ट। तो इस तरह कोर्स अपने आसपास तो अवेलेबल है नहीं, तो आप आपकी संस्था इसमें भी कुछ कर रही है क्या? बिल्कुल सर, हम कुछ नए कोर्सेज जो हैं। अभी आपने एक एक्सक्लूसिव फिल्म सिटी का भी बताया था कि वो जर्नलिज्म भी है वो, जी जी जी, तो उनका भी कुछ। बिल्कुल हमारे योजना में ये कोर्सेज हैं सर। निकट भविष्य में आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम कोर्सेज लाना चाह रहे हैं, जर्नलिज्म लाना चाह रहे हैं, सोलर टेक्नीशियन के कोर्सेज, सोलर जॉब आ रहे हैं, तो उसके AI के कंप्यूटर बेस्ड कुछ कोर्सेज हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है सर। कई सारी गवर्नमेंट एफिलिएशंस हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशंस में एक लंबी प्रक्रिया है। धीरे धीरे हो सकता है कि वो कोर्सेज भी आपको सूरतगढ़ में मिले। और फिलहाल जो हम कोर्सेज चला रहे हैं, BSc नर्सिंग है, डिप्लोमा फार्मेसी है, इंटीग्रेटेड BA BEd है, BSc BEd है। ये न्यू एज कोर्सेज हैं सर, जो आज आप देखें 2017-18 से पहले सूरतगढ़ में नहीं थे और वो यहाँ आए हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया ऐसे से चलती रहेगी और उम्मीद है कि कुछ कोर्सेज और निकट भविष्य में ऐड करेंगे। आपकी संस्था द्वारा एजुकेशन में तो काफ़ी कर रही है, उसके अलावा सामाजिक कार्यों में कौन कौन से कार्य कर रही है? जी सर, सामाजिक दायित्व के लिए हमारी संस्था हमेशा अग्रणी रही है। आपने अगर देखा हो तो कोविड के टाइम में हमारी संस्था ने लगभग 15,000 कोविड वैक्सीनेशन डोजेज हमारे यहाँ कैंपस में लगाई गई थी। तो जो हमारा कैंपस है वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। तो निरंतर वहाँ पे लगभग महीनों तक वैक्सीनेशन चला और बहुत ही अच्छा, आई थिंक पूरे एरिया में सबसे मैक्सिमम जो डोजेस लगी वो वहाँ लगी। ब्लड डोनेशन के कैंप्स हमारे यहाँ रेगुलरली आयोजित किए जाते हैं और ज़रूरतमंदों को ब्लड की जब भी नीड होती है तो कॉलेज के मेंबर्स हम कोशिश करते हैं कि ज़रूरतमंद को जो सही ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड मुहैया कराया जा सके। और पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप देखें सूरतगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हमने वृक्ष मित्र के साथ मिलकर खूब प्लांटेशन किया है और ग्रीनरी की है। कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हरा-भरा किया जा सके इंडस्ट्रियल एरिया को, उतना हम करने का प्रयास करें। बच्चों के सामने एक समस्या आती है कि भी उनको क्या कोर्स करें या किस तरह कोर्स करें, उनको कैरियर गाइड की नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो उसके बारे में आपकी संस्था कुछ कर रही है क्या? जी सर, करियर गाइडेंस के लिए हम हर साल सेमिनार्स आयोजित करते हैं स्कूल्स में जाकर के। हमारी संस्था का प्रयास रहता है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, जिन दिनों उनका फाइनल डेज़ होते हैं स्कूल में, उन दिनों में उनसे मिला जाए क्लासरूम्स में और उनके जो सवाल हैं, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जितना एक्सपोज़र उन्हें और दिया जा सके, हम प्रयास करते हैं स्कूल्स में सेमिनार के माध्यम से उनकी करियर गाइडेंस की जाए। और वैसे भी जो भी वॉक-इन्स कॉलेज में आते हैं, तो हमारे कॉलेज में जो काउंसलर्स हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं सही कोर्स का चुनाव करने में। उनकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार एकदम सही कोर्स उनको चूज़ करके जो उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहे, वो उन्हें बताया जाए। जो आपके संस्था से बच्चे जैसे कि मान लो ITI करके बता रहे हो या फार्मेसी करके बता रहे हो, तो उनको प्लेसमेंट का भी आपका उधर रहता है क्या कोई? जी, प्लेसमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँ कि ITI के जो बच्चे हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब्स में आज तक अगर आप माने तो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे ITI कॉलेज से गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। और प्राइवेट कंपनीज़ को बुला करके काफ़ी सारे प्लेसमेंट कैंप्स हमने आयोजित किए हैं। टाटा के साथ, मारुति के साथ, महिंद्रा के साथ, हीरो के साथ। ये बड़े-बड़े अच्छे कंपनीज़ हैं, सोलर प्लांट्स हैं बड़े। और कर्नाटका में अगर आप बात करें, कर्नाटका में एक कंपनी है जो स्टील का काम करती है, वहाँ भी हमारे बल्क में बच्चे एक साथ अपॉइंट किए जाते हैं। विपुल जी, 10th के बाद में बच्चे किस तरह का सब्जेक्ट लें और 12th के बाद में क्या करें? बच्चों के लिए ये थोड़ा-सा समस्या रहती है, क्या करें? जी सर। मैं बताना चाहूँगा बच्चों को और दर्शकों को कि 10th के बाद स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रही है। और 10th के बाद जो भी बच्चा अगर ITI कर लेता है 2 वर्ष की, तो वो 12th के समकक्ष माना जाता है, 12th नॉन मेडिकल के। और मुझे लगता है कि 12th नॉन मेडिकल अगर जो बच्चा है, उसके लिए आगे करियर के अनेक ऑप्शंस खुले रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12th में बच्चा कॉमर्स करता है, तो वो कॉमर्स के कोर्सेज़ के लिए लिमिटेड रहता है। कॉमर्स के कोर्सेज़ के लिए वो लिमिटेड रहता है कि या तो वो CA करेगा या बीकॉम करेगा, BBA करेगा। और अगर वो 12th में आर्ट्स लेता है तो BA या BA इकोनॉमिक्स या जो भी उसका कोर्स का
प्रेफरेंस है वो बीए के तक ही सीमित रह पाता है, आर्ट्स फैकल्टी में, ह्यूमैनिटीज में ही फोकस रहता है उसका। जो 12th नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, आई थिंक उसके लिए अनेक दरवाजे खुले रहते हैं और वो लगभग हर जगह अप्रोच कर सकता है, हर कोर्स में वो अपना फ्यूचर आजमा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से डॉक्टर और नर्स बनने के अलावा वो मतलब लगभग सभी करियर्स को सोच सकता है उनके बारे में। तो 12th में नॉन मेडिकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चा अगर लेता है, ये मेरी पर्सनल राय है। और नॉन मेडिकल करने के लिए एक अच्छा तरीका है आईटीआई करना। जो भी 10th पास बच्चे हैं, अगर वो आईटीआई 2 साल की कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनको गवर्नमेंट 12th नॉन मेडिकल के बराबर मानती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सर मुझे बचपन से ही मेरी मदर ने पढ़ाया। मैं बहुत कम ट्यूशंस या ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं ली कभी भी। तो मेरी मदर को एजुकेशन में बहुत रुचि थी और वो अपने समय में कॉमर्स में जिले में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, उस समय कलेक्टर से सम्मानित रही हैं। तो उन्होंने मुझे लगभग नर्सरी से लेके 12वीं तक उन्होंने ही पढ़ाया और 12th में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ सब वही मुझे पढ़ाती थी। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चला गया तो मैंने उनसे और नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी मदर का बहुत योगदान है मेरी शिक्षा में। और आज अगर देखें तो मेरी वाइफ़ एक पीएचडी होल्डर हैं, वो भी मैनेजमेंट से पीएचडी हैं। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। और बाकी मैंने आपको बताया कि मेरे घर में व्यापार का माहौल था, लेकिन शिक्षा को तवज्जो हमें हमेशा दी जाती थी। और मेरे दादाजी भी अपने समय में वज़ीफ़ा ले चुके थे 10वीं के बाद। तो शिक्षा की महत्वता हमेशा समझी मेरे परिवार के सभी लोगों ने और इसलिए मुझे भी अच्छी शिक्षा की तरफ उन्होंने बढ़ाया। तो अब अपने दर्शकों को जाते-जाते क्या संदेश देना चाहोगे? सर दर्शक वैसे तो बहुत उम्र नहीं है मेरी संदेश या कोई सीख देने वाली, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि जो भी आपका टारगेट है, अचीव करना है आपको गोल जीवन में, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे जीवन में ये बनना है, तो अपना फ़ोकस आप बिल्कुल उसी पे रखें। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं बच्चों के लिए, गैजेट्स बहुत हैं, तो कोशिश करें वो जो गैर ज़रूरत की ऐप्स हैं फ़ोन से वो डिलीट कर दें। फ़ोन का उपयोग सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। फ़ोन्स का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, विकास होते रहना चाहिए, लैपटॉप्स, टैब्स, जो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप और हम अपना संदेश दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, नई जनरेशन जो है, यही मेरा संदेश है। और आपको जो करना है, सोचें कम से कम, करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाएँगे। आप एक डूअर बनिए, थिंकर सोचें लेकिन ज़्यादा थिंकर मत बनें, डूअर बनें, काम को करने में विश्वास रखें, ना कि सोचने में। यही मेरा राय है। यही मेरी सबको संदेश। जाते-जाते कुछ दर्शकों के क्वेश्चन है, तो आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? फ़ेवरेट फ़िल्म सर फ़िल्म्स मैंने काफ़ी देखी हैं कॉलेज के दिनों में, क्योंकि मैं बताऊँ आपको फ़िल्में मैं जिस कॉलेज में पढ़ा वहाँ फ़िल्म मेकिंग भी सिखाई जाती थी। तो मैं कई बार मेरी क्लास अगर बोरिंग होती थी तो फ़िल्म वाले स्टूडेंट्स के साथ जाके बैठ जाता था और फ़िल्में वहाँ देख लिया करता था। मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म्स वैसे तो काफ़ी हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन अगर भारतीय फ़िल्मों में अगर आप देखो तो रंग दे बसंती एक मुझे फ़िल्म है, बहुत पसंद है, आमिर खान की। और पुरानी फ़िल्मों में अगर देखो तो प्यासा फ़िल्म बहुत अच्छी है, मदर इंडिया फ़िल्म बहुत अच्छी है। और ढाई बीघा ज़मीन है हाँ, हाँ, डाइप या डेढ़ बीघा ज़मीन है। हाँ, है उसकी। हाँ, तो वो फ़िल्म मुझे पसंद है और नाम या अपने एडिट भी कर सकते हैं आप। अ, और ऐसी कई कई फ़िल्में हैं सर जो पुरानी भी हैं और आज नई देखें तो शाहरुख खान की फ़िल्में बड़ी अच्छी आती हैं, आमिर खान की, अक्षय कुमार की, सभी फ़िल्में बहुत अच्छी हैं। उरी अभी एक फ़िल्म आई थी वो बहुत अच्छी है। अ, ज़्यादातर मुझे ऑटोबायोग्राफ़िकल कंटेंट ज़्यादा पसंद है सर, जो रियल लाइफ़ से इंस्पायर्ड हो। पैरो हाँ जी, वो कंटेंट मुझे ज़्यादा पसंद है, चाहे फ़िल्म हो, चाहे किताबें हों। किताबें भी मैं ऑटोबायोग्राफ़ी ज़्यादा पढ़ना पसंद करता आपका फ़ेवरेट हीरो या एक्टर? हूँ। फ़ेवरेट एक्टर कौन है? ये कठिन सवाल है सर। बाकी सभी अच्छे हैं आजकल। तो बाकी पुराने एक्टर्स में अगर बात करें तो दिलीप कुमार बहुत अच्छे एक्टर थे और अमिताभ बच्चन हैं, उनके सब फ़िल्में अच्छी हैं सर। एक्ट्रेस में एक्ट्रेस में आप सर एक्ट्रेस में आप आलिया भट्ट इन दिनों बहुत अच्छी फ़िल्में कर रही हैं।
आलिया भट्ट की फिल्में अच्छी आती हैं। नहीं, एक्ट्रेस की पूछ रहे हैं ना, फिल्में तो सभी अच्छी पसंद है। एक्ट्रेस आलिया आलिया भट्ट की भट्ट। अच्छी फिल्में हैं तो वही अच्छी। आलिया भट्ट ही आपको क्यों पसंद है? सर वैसे तो ये फँसाने वाला क्वेश्चन है आपका, आप मार पड़वाओगे। वो मेरी बीवी की सर शक्ल थोड़ी-थोड़ी आलिया भट्ट से मिलती है ना, इसलिए मुझे क्या बात है! बीवी की छवि उसमें देखते हो, आलिया भट्ट में बीवी की छवि देखते वो दोनों तरफ बात है। हो? ये जवाब आपके लिए थोड़ा-सा घर की कंडीशन को बदलाव करेगा। जी सर। तो अब घर की बात करें तो घर में किसकी चलती है? आपकी चलती है या आपकी बीवी की चलती है? क्योंकि आपका स्वभाव जो बता रहा है, जी। तो जैसे यहाँ शांत रहते हो, घर में भी शांत रहते हो क्या? जी सर, शांत ही रहते हैं, सभी पुरुषों की तरह भी शांत रहते हैं। मतलब घर में राज, हाँ, फिर राजस्थानी कैसे राजस्थानी कहते हैं घर में राज लुगाया रहो। हाँ, जी। 100%। और अपने राजनेता की बात करें तो आपका फेवरेट राजनेता कौन है? राजनेता सर अटल बिहारी वाजपेयी से मैं काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ और अटल बिहारी जी का मुझे लगता है कि वो एक स्टेट्समैन माने जाते हैं भारतीय राजनीति में और मुझे लगता है कि वो एक अच्छे राजनेता रहे। और स्पोर्ट्स पर्सन में कोई आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में सर अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे युवराज सिंह बहुत पसंद हैं, काफ़ी रोमांचक तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस में रोजर फेडरर हैं, जिनको मैं देखना पसंद करता हूँ। ये 2 खेल हैं जो मैं देखना पसंद। रोजर फेडरर और आप दोनों बैक हो गए नहीं, अब छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं शायद। हाँ, रोजर फेडरर संन्यास ले चुके हैं अब। युवराज ने भी संन्यास ले चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद अगर आप नए खिलाड़ियों में विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलते हैं और ये भी संन्यास की तरफ ही हैं। लेकिन अब मैंने वही क्रिकेट देखा है सर जो मेरी यंग एज में काफ़ी सालों से क्रिकेट फ़ॉलो करना छोड़ दिया, स्पोर्ट्स को फ़ॉलो करना छोड़ दिया। तो ये हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे शायरी भी हो, शायरी भी सुनाते हो। कोई एक अच्छी सी शायरी भी सुना सकते हो? जो बहुत अच्छे शायर नहीं है, इधर-उधर से चुरा के सुना दूँगा आपको। लिखना तो कुछ आता नहीं है लेकिन शौक है। मुझे सुनने का सुनने का, सुनाने का शौक है। तो उसी पे एक शायरी आपको सुना देता हूँ। तो क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? कहते हैं क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। क्या बात! मतलब शायरी में भी बिज़नेस रखते हो आप, है ना? सर ऐसे ही है। जो ब्लड में है सर वो है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए विपुल गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने कीमती समय निकाल के आपका और हमारा पॉडकास्ट देखा। एपी पॉडकास्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए और इतना मान-सम्मान देने के लिए। और इसी के साथ मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप किस नई शख्सियत से मिलना चाहते हो, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।